शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिमालय की बेटियां पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। पूरे पाठ को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और साथ में समझ चुके हैं। इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में प्यारे विद्यार्थियों, जब हमने पाठ को पढ़ा था तो नागार्जुन जो लेखक हैं उन्होंने बताया कि जो हमारी नदियाँ हैं वो किन किन रूपों में हम देख सकते हैं। पूरे पाठ में उन्होंने पाठ का नाम ही रख दिया है हिमालय की बेटियाँ, यानी नदियों को उन्होंने बेटियों के रूप में तो देखा ही है, लेकिन साथ साथ उन्होंने बहन के रूप में भी देखा है, प्रेमिका के रूप में भी देखा है, संभ्रांत महिला के रूप में भी देखा है। और इस प्रकार से अनेक रूप में नदियों को देखकर उन्होंने हमारे पाठ में इसके बारे में चर्चा की है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटी, बहन, प्रेयसी यानी प्रेमिका, संभ्रांत महिला यानी कि कोई ऐसी महिला जो बहुत ही अमीर है और माँ के रूपों में देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है। जब हमने पाठ को पढ़ा था तो पाठ में बताया गया था सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी बड़ी नदियां हैं जिनमें से अनेक छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, और साथ में इनकी क्या विशेषताएं बताई गई हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे महानद हैं, महानद यानी महान नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, जिनमें हिमालय की पिघली बर्फ पानी के रूप में एकत्र होकर धीरे आगे बढ़ती है। हिमालय की बर्फ पिघल कर इन नदियों का निर्माण करती है। इनमें कुछ और छोटी छोटी नदियां भी मिलती जाती हैं। समुद्र की ओर अग्रसर होते ये महानद अंत में समुद्र में मिल जाते हैं। अग्रसर होना यानी आगे की तरफ बढ़ना। जब बर्फ पिघलती है हिमालय की तो छोटी छोटी नदियां बनती हैं, और ये सारी छोटी छोटी नदियां एक बड़ी नदी में मिलकर मैदानी भाग से होते हुए आखिर में समुद्र में गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो बड़ी नदियां हैं। बहुत सारी छोटी छोटी नदियां भी इनमें आके मिल जाती हैं, और ये सारी नदियां धीरे धीरे करके मैदानी भाग से होते हुए समुद्र में गिर जाती है। तीसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। नागार्जुन लेखक ने तो नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है, लेकिन अपने पाठ में उन्होंने बताया था काका कालेलकर जो लेखक हैं उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा, आइए जानते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है क्योंकि नदियां अपने अमृत रूपी जल से मनुष्य, पशु पक्षी तथा अन्य जीवों की प्यास बुझाती है। तो हम सभी जानते हैं कि नदियों के पानी से हम सबकी प्यास मिटती है, फसलें पैदा होती हैं, हमें जीवन दान मिलता है, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं हो सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में हम बिंदु बनाकर लिख सकते हैं, पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं, नदियों के जल से खेतों की सिंचाई करके नाना प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। नाना प्रकार यानी अनेक प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप से नदियां हमारे पोषण का साधन है। परोक्ष रूप से यानी कि जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन पानी से ही तो फसलें पैदा होती हैं, और पानी की वजह से ही हमें खाने को भोजन मिलता है और जिससे हमारा पोषण होता है। मछलियों जैसे कुछ जलचर हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत हैं, और बहुत सारे लोग मछलियों को खाते हैं और समुद्र के जल से मिलने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। इन नदियों में स्नान करने से मनुष्य की गर्मी तथा थकान उतर जाती है, और नदियों के पानी से हम स्नान करते हैं, अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, और इस प्रकार से हम तरोताजा महसूस करते हैं। भारतीय संस्कृति में नदियाँ कल्याणकारी मानी गई हैं, और इसीलिए हम नदियों को माता कहते हैं। लोक माता, लोक यानी लोगों की माता कहा गया है, और इसीलिए प्राचीन काल से भारत के लोग गंगा नदी को माता कहकर पुकारते हैं, गंगा मैया कहकर पुकारते हैं। गंगा नदी का जो जल है वो सबसे पवित्र माना जाता है, और गंगा के जल से अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। पशु पक्षियों की, हम सबकी प्यास मिटती है, साथ में उसके पानी से फसलों की सिंचाई होती है, और हम अपना जीवन यापन करते हैं। इसी कारण से काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहकर बुलाया था, लोगों की माता कहकर बुलाया था, क्योंकि जिस प्रकार माता बच्चे का पालन पोषण करती है, उसका ध्यान रखती है, ठीक उसी प्रकार नदियों के जल से भी हमारा पालन पोषण होता है।
और नदियाँ भी एक माँ की भांति हम सभी मनुष्यों का पालन पोषण करती हैं। उसके जल से हमारा जीवन यापन होता है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। पूरे पाठ को हमने देखा, नागार्जुन हिमालय की यात्रा करते हैं और जैसे ही वो हिमालय की तरफ जाते हैं तो हिमालय की नदियों को देखकर उनके मन में अनेक कल्पनाएं आती हैं और जिसको सोचकर वो ये पाठ लिखते हैं। तो पूरे पाठ में उन्होंने किस किस की प्रशंसा की है, किस किस की तारीफ की है, इसके बारे में हमें लिखना है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली अल्हड़ बालिका जैसी नदियों, यानी नदियों को बालिका कहा गया है, बच्ची की तरह दिखाया गया है। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ कौन कौन से पेड़ थे? देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों तथा अद्भुत हिमालय की प्रशंसा की है। पूरे पाठ में वो बार बार तारीफ करते हैं वहाँ के पेड़ों की, वहाँ की नदियों की, हिमालय पर्वत की, और साथ में हिमालय को तो नदियों का पिता कह देते हैं और समुद्र की भी तारीफ करते हैं, समुद्र को दामाद कहकर बुलाते हैं। कुछ प्रश्न हमारे लेख से आगे दिए गए हैं, यानी पूरे पाठ से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछ लिए गए हैं। अब कुछ और नए प्रश्न आपको दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। यानी आपने कुछ ऐसे कवियों की कविताएं पढ़नी हैं जो हिमालय और नदियों के बारे में हैं, और उन कविताओं को पढ़ने के बाद आपने तुलना करनी है कि नागार्जुन का जो पाठ है उसमें जो नदियों का वर्णन किया गया है वो उनके वर्णन से किस प्रकार अलग है। तो ये आपका एक्स्ट्रा काम है। आप इसके लिए कोई बुक ले सकते हैं, लाइब्रेरी की मदद ले सकते हैं, और बुक में ऐसी कविताओं को आपने पढ़ना है जो हिमालय पर्वत या नदियों के बारे में लिखी गई हैं। तो इसका उत्तर आप स्वयं करेंगे और ये बड़ा मज़ेदार हो सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। आइए एक कविता पढ़ते हैं जो हिमालय से संबंधित है। ऊंचा मस्तक के हिमालय युग युग से है खड़ा हुआ, पहरेदार बना उत्तर में सीमा पर है अड़ा हुआ। आंधी तूफानों में इसने सदा अटल रहना सीखा, हिम की ठंडी वर्षा को भी चुप रहकर सहना सीखा। हम भी पथ पर अडिग रहे नित, हिमगिरी का संदेश यही, जिसमें दृढ़ विश्वास भरा है नभ तक ऊंचा उठा वही। प्यारे विद्यार्थियों, कितनी अच्छी कविता है और ये हिमालय से संबंधित है। इसी प्रकार से आप भी कुछ कविताओं को खोजिए और उनको मज़े से पढ़िए, साथ में अपने दोस्तों को सुनाइए और अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। दूसरा प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। यहाँ पर आपको कवियों के नाम दिए गए हैं और उनकी कविताओं के नाम भी दिए गए हैं। इनको आपने खोजना है और इनको पढ़ना है। पहले प्रश्न में आप किसी भी कवि की कविता को पढ़ सकते हैं, तो इसके बारे में आप खुद से लिखेंगे और सोचेंगे। अगला प्रश्न है, यह लेख 1947 में लिखा गया था, यानी जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो ये पाठ कितना पहले लिखा गया है। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो इतने साल पहले जो हिमालय पर्वत है और उससे निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें किस तरह के परिवर्तन आए हैं, आपने इसके बारे में सोचना है और लिखना है। आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, तब से हिमालय से निकलने वाली इन नदियों में अनेक परिवर्तन आए हैं। मानव की बढ़ती स्वार्थ प्रवृत्ति तथा उसकी बढ़ती आवश्यकताओं के कारण सभी नदियों में प्रदूषण का स्वर बहुत बढ़ गया है। हम आसपास देखते हैं कि प्रदूषण कितना बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है। तब इन नदियों का पानी इतना पवित्र था कि इसे जीवनदायी अमृत के समान माना जाता था। नदियों का जल इतना शुद्ध होता था कि उसको हम ऐसे ही पी सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और लोगों के स्वार्थ की वजह से, लोगों की नई नई तकनीकी खोज की वजह से हमारी नदियों का जो जल है वो प्रदूषित होता गया। आज इन नदियों का प्रदूषित पानी पीने से हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये पंक्ति मिसप्रिंट है, आप इसको सही कर लीजिएगा। इससे नदियों के प्रति हमारी धार्मिक आस्था भी प्रभावित हुई है। पहले हम नदियों की पूजा करते थे, लेकिन आजकल नदियों का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि हमारी धार्मिक आस्था में भी परिवर्तन आया है। इसके अलावा कुछ नदियों के मार्ग में भी बदलाव आया है। पहले नदियाँ जिस रास्ते से होकर गुजरती थी, धीरे धीरे समय में बदलाव आने की वजह से और जनसंख्या बढ़ने की वजह से, अनेक प्रकार के कारखाने स्थापित होने की वजह से
नदियों का जो रास्ता है वो भी बदल गया है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के बदलाव हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि हिमालय को देवात्मा क्यों कहा गया है। इसका उत्तर आप अपने संस्कृत के टीचर से पूछ के भी लिख सकते हैं। कालिदास ने हिमालय को देवात्मा इसलिए कहा है क्योंकि कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथ मेघदूत में अलकापुरी को कैलाश मानसरोवर के निकट बताया है, जो देव कुबेर की नगरी है। कैलाश पर्वत, जो भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, वह भी हिमालय पर ही स्थित है। अनेक ऋषियों, मुनियों और योगियों का आवास भी हिमालय की गुफाओं में रहा है। इसीलिए हिमालय को देवात्मा, देवताओं की आत्माओं का स्थान कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर देवताओं की आत्माएं निवास करती हैं, देवता निवास करते हैं। आप अपने अध्यापक की सहायता से इसका उत्तर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न हमारे अनुमान और कल्पना में दिए गए हैं, यानी आपने अनुमान लगाना है और अपनी कल्पना से इनका उत्तर लिखना है। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? यानी आपने अपना उत्तर लिखना है कि आप नदियों को और किस रूप में देखते हैं और किस रूप में आप उसको मानते हैं। नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। तो सभी बच्चे इसके बारे में सोचेंगे और अपना उत्तर खुद से बनाकर लिखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। प्रश्न 1 का उत्तर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। बाकी सभी बच्चों ने अपनी खुद की कल्पना से इसका उत्तर लिखना है। जिस प्रकार दुबली पतली अल्हड़ बालिका को पिता के घर में उछलते कूदते, हंसते खेलते, खिलखिलाते हुए उल्लासपूर्ण जीवन बिताते हुए देखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार नदियां अपने पिता के घर में अर्थात हिमालय पर बहुत पतली सी धारा के रूप में होती हैं। बर्फ के धीरे धीरे पिघलने के कारण उनमें पानी कम होता है। यही पतली धारा जब ऊंची नीची पहाड़ियों से होकर तेजी से बहती हैं तथा ऊंचाई से गिरकर जब झागयुक्त पानी वेग से आगे बढ़ता है, तब लगता है कि नदी किशोरी यानी अल्हड़ बालिका की भांति उछलते कूदते, खिलखिलाते आगे बढ़ रही है। यानी जो नदियां हैं वो एक ऐसी शरारती बच्ची के रूप में दिखाया गया है, जैसे बचपन में जो बेटी होती है, बच्ची होती है, वो किस प्रकार से खेलती है, कूदती है, शरारतें करती हैं, वैसे ही जो हमारी नदियां हैं, हिमालय से बर्फ़ जब पिघलती है तो जब नदियां बनती है और उनका पानी उछलते कूदते जब बिल्कुल नीचे की तरफ बहता है, तो वो ऐसे ही लगती हैं जैसे कोई अल्हड़ बालिका शरारत कर रही है। पिता के घर से निकलकर जिस प्रकार महिलाएं गंभीर व शांत बन जाती हैं, उसी प्रकार नदी भी समतल मैदानी भागों में आकर गंभीर व शांत बन जाती है। और जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है, जब उसकी शादी होती है, पिता के घर से विदा हो जाती है, तो वो समझदार हो जाती है, घर की जिम्मेदारियां संभालती है। ऐसे ही जो नदियां हैं वो भी हिमालय पर्वत की गोद से निकलकर जब मैदानी भागों में आती हैं तो वो भी समझदार हो जाती हैं, गंभीर और शांत बन जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर नदियों की तुलना एक बालिका के रूप में की है, नटखट बालिका के रूप में की है। आपके मन में भी कोई कल्पना है और आप नदियों की तुलना किसी के साथ करना चाहते हैं, तो वो आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रश्न आपकी अनुमान और कल्पना पर आधारित होने चाहिए। दूसरा हमारा प्रश्न है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और साथ में 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। नदियों से हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, नदियों से हम अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार से आप इनके लाभ लिख सकते हैं। नदियां हमें अमृत तुल्य जल प्रदान करती हैं, जिसे पीकर जीव जंतु, पशु पक्षी और हम सभी अपनी प्यास बुझाते हैं। नदियों के जल से फसलों की सिंचाई करके फसलें उगाते हैं। नदियों से सीप, रेत तथा अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। नदियां मछुआरों, नाविकों, पंडित, पुजारी आदि के लिए आजीविका का साधन प्रदान करती हैं। नदियां आवागमन का मार्ग प्रदान करती हैं। आवागमन यानी आने और जाने के लिए। नदियों में हम नाव चलाकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। प्राचीन महत्वपूर्ण नगरों का नदियों के किनारे बसा होना इसका उदाहरण है। आप एसएसटी में पढ़ते हैं कि जो बड़े बड़े नगर थे वो नदियों के किनारे बसे हुए थे, क्योंकि नदियों के जल से ही हमारा जीवन संभव हो पाता है। नदियाँ जलीय जीवों तथा मछलियों की आश्रयदाता हैं। ये जीव हमारे भोजन और मनोरंजन का साधन बनते हैं।
नाना प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बहाकर हमारा कल्याण करती है। अनेक प्रकार का जो कूड़ा कचरा है वो हम नदियों में बहाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ नदियों में बहाते हैं। हालांकि इससे नदियों का जल प्रदूषित तो होता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये हमारा कल्याण भी करती हैं। जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसको अपने साथ बहाकर दूर कहीं ले जाती हैं। नदियों में स्नान करने और उसमें अस्थियां विसर्जित करने से मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है। ये धार्मिक मान्यता है कि अगर नदियों में हम स्नान करेंगे और साथ में अस्थियों का विसर्जन करेंगे तो मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है। हालांकि इस प्रकार की बातों के पीछे कोई तर्क नहीं नजर आता है, लेकिन फिर भी धार्मिक लोगों की मान्यता है कि नदियों में स्नान करने से और अस्थियों का विसर्जन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से आप 20 पंक्तियों का निबंध भी लिख सकते हैं। यही सारे जो बिंदु हैं इन्हीं को आप अच्छे से निबंध के रूप में लिख सकते हैं। कुछ प्रश्न हमारे भाषा की बात से दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा अभ्यास के प्रश्नों के अलावा बहुत सारे ऐसे प्रश्न पाठ के पीछे आपको दिए जाते हैं ताकि आप अपने पाठ को समझने के साथ साथ भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण नियम भी आप जान सके। हिंदी व्याकरण के बारे में भी अनेक प्रकार की जानकारियां आप जान सके। भाषा की बात में हमारा पहला प्रश्न है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। पाठ में हमने देखा लेखक नागार्जुन ने नदियों की तुलना किस किस के साथ की है, बेटियों के साथ की है, बहन के साथ की है, हिमालय की तुलना पिता के साथ की है, समुद्र की तुलना दामाद के साथ की है। तो इस प्रकार से जो अर्थ होता है वो और अधिक सुंदर और स्पष्ट बन जाता है। उदाहरण के लिए, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी, यानी जो हमारी नदियां हैं उनको संभ्रांत महिला के समान दिखाया गया है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। आपने बाकी जो आपके पाठ हैं वो भी पढ़े होंगे, उनमें भी इसी प्रकार से तुलना की गई होगी जिस प्रकार से नागार्जुन जी ने अपने पाठ में तुलना की है। आपने ऐसे ही पंक्तियों को चुनना है और उनको लिखना है। इस प्रकार से आप इन पंक्तियों को लिख सकते हैं। सागर की हिलोरे की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो ये जो आपका पाठ है मिठाई वाला, उसमें से ये पंक्तियां ली गई हैं। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। तो यहाँ पर बच्चों की सुंदरता की तुलना सोने के खिलौनों के साथ की गई है। लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। रक्त और हमारा शरीर पाठ से ली गई है कि लाल रंग के जो कण होते हैं वो बालूशाही जैसे दिखाई देते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किरण की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाल के समान एक जाला बुन देती है। तो प्लाज्मा की जो किरणें होती हैं उनकी तुलना यहाँ पर मकड़ी के जाल के समान की है। ये भी रक्त और हमारा शरीर पाठ से लिया गया है। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है न? तो ये हमारा जो पाठ कंचा है उसमें से ली गई है और कंचों की तुलना आंवले के समान की गई है। इस प्रकार से जो लेखक होते हैं वो अपने पाठ में, अपनी कहानी में कुछ वस्तुओं की तुलना दूसरी वस्तुओं के साथ कर देते हैं और इन सभी पंक्तियों में हमने देखा कि यहाँ पर किसी की तुलना किसी के साथ की गई है। पहली पंक्ति में सागर की हिलोरों के समान कहा गया है। किसको कहा गया है? मिठाई वाले के गाने को कहा गया है। मिठाई वाला जब गाना गाता था, गली गली में बोलता था, तो उसका जो गाना है उसको सागर की लहरों के समान, हिलोर के समान बताया गया है। इनके अलावा आप कुछ और नई पंक्तियां भी खोज सकते हैं अपने पाठ से। जो पाठ आप पढ़ चुके हैं उन पाठों में से इसी प्रकार की पंक्तियां जहां पर 2 वस्तुओं की समानता दिखाई जाती है उनको आप लिख सकते हैं। भाषा की बात से अगला हमारा प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। जैसे यहाँ पर नदियों को बेटियों का नाम दिया है, हिमालय को पिता का नाम दिया है, तो ऐसे लगता है कि वो भी सजीव हो उठे हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। हिमालय का कंधा नहीं होता है, लेकिन हिमालय को यहाँ इंसान के तौर पर दिखाया गया है, तो ऐसे लगता है जैसे हिमालय सजीव हो गया है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा।
और काका कालेलकर ने अपनी रचनाओं में जो नदियां हैं उनको माता कहकर बुलाया। तो ऐसे लगता है जैसे नदियां सजीव हो उठी। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए जिनमें निर्जीव वस्तुओं की तुलना सजीव वस्तुओं की भांति की गई है। पाठ से कुछ और उदाहरण हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। किसी लड़की को देखता हूँ किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो यहाँ पर नदियों को बेटियां कहा गया है, जिससे कि नदियाँ सजीव दिखाई देती हैं। दूसरी पंक्ति है, कहाँ ये भागी जा रही है। नदियों को भागते हुए दिखाया गया है। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट छोकरियों के लिए कितना सर धुनता होगा। कितना सौभाग्यशाली है वह समुंदर जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो समुंदर को यहाँ दामाद दिखाया गया है और इस कारण से ऐसे लगता है जैसे समुंदर भी इंसान की तरह जीवित हो गया है। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कुछ झिझक नहीं होती है। बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। इन सभी पंक्तियों में निर्जीव वस्तुओं को इस तरह से दिखाया गया है जैसे कि वो सजीव वस्तुओं की भांति कार्य कर रही हैं। आपको पाठ में अगर कोई और नई पंक्ति मिलती है जिसमें इस तरह से सजीव दिखाया गया है निर्जीव वस्तुओं को, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। यहाँ पर एक तालिका आपको दी गई है। इसमें कुछ शब्द विशेषण के हैं और कुछ शब्द विशेष्य के हैं। आपने इनका मिलान करना है। जैसे कि संभ्रांत, संभ्रांत महिला के लिए प्रयोग किया गया है। चंचल नदियाँ हैं, समतल आंगन है, घना जंगल है और मूसलाधार वर्षा है। यहाँ एक शब्द विशेष्य है और दूसरा शब्द विशेषण है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पर समास के बारे में बताया गया है। हिंदी व्याकरण में हम समास के बारे में पढ़ते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, यानी और शब्द को हम बीच में से हटा देते हैं। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी, और को हमने बीच में से हटा दिया है और योजक शब्द लगा दिया है राजा रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। जैसे हमारी हिंदी की डिक्शनरी है, इंग्लिश की डिक्शनरी है, तो उसमें हम एक क्रम के अनुसार शब्दों को रखते हैं, तो वैसे ही आपने शब्दकोश शैली में उनको लिखना है। आइए देखते हैं। दुबली पतली, पाठ में कुछ ऐसे जोड़े आए हैं जिनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। दुबली पतली, दुबली और पतली। भाव भंगी, भाव और भंगी। छोटी बड़ी, माँ बाप, नंग धड़ंग, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं जिनको हम पाठ में देखते हैं और साथ में इनको हमने शब्दकोश शैली में लिखना है। तो जैसे हमारी वर्णमाला क्रम से आती है वैसे ही क्रम से शब्दकोश में शब्दों को हम ढूंढ सकते हैं। छोटी बड़ी पहले आएगा क्योंकि छ से स्टार्ट हो रहा है। दुबली पतली द, नंग धड़ंग न, भाव भंगी भ और माँ बाप माँ से शुरू हो रहा है। तो इन वर्णों के हिसाब से हम इनको बिल्कुल उसी क्रम में रखेंगे जिस क्रम में शब्दकोश में रखा जाता है, हिंदी डिक्शनरी में रखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी, नदी से हमने दीन बनाया और ये हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार के शब्द आप खोज सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। एक शब्द है हमारा नमी, इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो बनता है मीन और मीन का अर्थ होता है मछली और ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। राज, राज को अगर हम उल्टा करते हैं तो जरा बनता है, बुढ़ापा इसका मतलब होता है और ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। धारा, धारा को उल्टा करेंगे तो राधा बनेगा, राधा किसी लड़की का नाम है और ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हीरा, हीरा को उल्टा करेंगे तो राही बनेगा, राही का मतलब होता है यात्री और ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। नव, नव को अगर हम उल्टा करेंगे तो वन बनेगा, वन यानी जंगल और ये भी हमारा जातिवाचक संज्ञा है। गम, गम को अगर उल्टा करेंगे तो मग बनेगा, मग यानी रास्ता। हिंदी में मग का अर्थ होता है रास्ता और ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है।
इस प्रकार से और भी नए शब्दों को आप ढूंढ सकते हैं जिनको उल्टा करने पर एक नया अर्थ निकलता है और आपको बताना है कि वो कौन सी संज्ञा है। अगला हमारा प्रश्न है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। यहाँ पर हमारे कुछ नाम दिए गए हैं जो आज के हिसाब से बदल गए हैं, जैसे सतलुज, झेलम, अजमेर, रोपड़, चिनाब, बनारस। और साथ में ये हमारे दूसरे रूप दिए गए हैं, विपाशा, रूपपुर, अजयमेरु, वितस्ता, शतदुम्र, वाराणसी। हमें इन नामों को, नए नामों को पुराने नामों के साथ मिलाना है। सतलुज को हम सतद्रुम कहते थे, रोपड़ को हम रूपपुर कहते थे, झेलम को वितस्ता कहते थे, चिनाब को चंद्रभागा कहते थे। अजमेर का नाम था अजयमेरु, बनारस का नाम था वाराणसी। इस प्रकार से हम देखते हैं समय के साथ साथ भाषा में बदलाव आता है और जगह के नाम में भी काफ़ी परिवर्तन आते हैं। हमने देखा है कि आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके नाम पुराने नामों को हमने बदलकर नए नाम दे दिए हैं। अगर आपको कोई ऐसी जगह का नाम याद आ रहा है जिसका पहले नाम कुछ और था लेकिन अब उसका नाम बदल दिया गया है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद ये बात न आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। तो इस प्रकार के आपने उदाहरण सोचने हैं जिसमें ही का प्रयोग किया गया हो या फिर ऐसा वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया हो लेकिन उसका अर्थ नकारात्मक नहीं होता है। इसी प्रकार के कुछ वाक्य हम ऐसे लिख सकते हैं, घर वाले शायद ही समझ सके कि मैंने उससे शादी क्यों की। शायद ही का जो प्रयोग है यहाँ पर नकारात्मक संकेत दे रहा है। जैसे कि इसी वाक्य को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो बिल्कुल वही अर्थ होगा, घर वाले शायद न समझ सकें, क्योंकि ही का जो प्रयोग है वो नकारात्मक अर्थ में प्रयोग किया गया है। मेरे मित्र शायद ही जान सकें कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे पूरी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी ही का जो प्रयोग किया गया है वो नकारात्मक संकेत दे रहा है। जैसे हम इसी वाक्य को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मेरे मित्र शायद न जान सकें, यानी कि वो नहीं जान सकेंगे कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे पूरी कर रहा हूँ। ठेकेदार को शायद ही ज्ञान हो कि मजदूरी न मिलने पर मजदूर कैसे दिन बिता रहे हैं। तो यहाँ पर भी नकारात्मक अर्थ है, ठेकेदार को शायद ज्ञात नहीं है। हमने देखा ही का जो प्रयोग किया जाता है वो नकारात्मक अर्थ में किया जाता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। अदरक के गुणों से कौन परिचित नहीं है। अब इस वाक्य में हमें लगता है कि ये नकारात्मक है और साथ में प्रश्नवाचक है, लेकिन इसका अर्थ नकारात्मक नहीं है। कैसे? अदरक के गुणों से सभी परिचित हैं, यानी अदरक के गुणों को सभी जानते हैं, लेकिन लिखने में ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने इसको नकारात्मक बना दिया है। तो कई बार हम अपनी बात ऐसे कहते हैं कि कौन नहीं जानता है, तो इसका मतलब सब जानते हैं। पैसों की आवश्यकता कौन नहीं जानता है, पैसों की आवश्यकता सभी जानते हैं। यानी जब हम इस तरह से सवाल पूछते हैं तो हमारा जो तरीका होता है वो अलग होता है, लेकिन कहने का मतलब होता है कि उसके बारे में सभी जानते हैं। जीवन में शिक्षा की उपयोगिता का ज्ञान किसे नहीं है, यानी हर किसी को है। जीवन में शिक्षा की उपयोगिता का ज्ञान सभी को है। इसीलिए हम अपने जीवन में अनेक ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जो देखने में और व्याकरण की दृष्टि से तो नकारात्मक और प्रश्नवाचक लगते हैं, लेकिन वो नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होते हैं। उनका अर्थ सकारात्मक होता है, जैसे कि इन उदाहरण में हमने देखा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने हिमालय की बेटियां पाठ के सभी प्रश्नों पर चर्चा की है। आशा करती हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे और साथ में आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।